ऑन अकेडमी स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपने संडे टेस्ट 7 की डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड मेड ऑफ थिन इंसुलेटेड शीट प्राइमरी इन ऑर्डर टू। अच्छा जी, यहाँ पर ये पूछा हुआ है बेसिकली कि लेमिनेशन हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि दो किस्म के पावर लॉस हैं हमारे पास जो कि कोर को लाने से आते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में पहला पावर लॉस आता है हमारे पास एडी करंट्स का। ठीक है, एडी करंट्स जो होते हैं वो अनवांटेड करंट होते हैं जो कि हमारे पास ये कोर मटेरियल के अंदर बनते हैं। तो एडी करंट्स का सोल्यूशन जो है वो हमारे पास आता है कि हमने लेमिनेशन करनी है। ठीक है, तो एडी करंट्स का जो सोल्यूशन है, एडी करंट्स का सोल्यूशन है कि हम लेमिनेशन कर देंगे। ठीक है, और दूसरा हिस्टैरिसीस लॉस है हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस। तो हिस्टैरिसीस लॉस का सोल्यूशन है हमारे पास कि हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली मेंशन हुआ है कि लेमिनेशन क्यों करते हैं, तो लेमिनेशन जो है वो इसलिए करते हैं कि ताकि हम एडी करंट्स वाले लॉस को कम कर सकें। अगर यही होता कि सॉफ्ट आयरन कोर क्यों डालते हैं, तो सॉफ्ट आयरन कोर क्यों डालते हैं हम, ताकि हम हिस्टैरिसीस लॉस को कम कर सकें। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैरीज द हाईएस्ट एनर्जी पर फोटोन। अच्छा, अब स्टूडेंट्स लाइट के स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें ना, तो आता है हमारे पास रेडियो वेव्स, फिर आता है माइक्रोवेव्स, फिर आता है हमारे पास इंफ्रारेड, फिर हमारे पास विजिबल रीजन आता है। विजिबल रीजन के बाद आता है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद आता है एक्स रेस, एक्स रेस के बाद आती हैं गैमा रेस, गैमा रेस के बाद आती हैं कॉस्मिक रेस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम इस तरफ जाएंगे, इस सीक्वेंस में इस तरफ जाएंगे, तो एनर्जी हमारे पास इंक्रीज़ करेगी, फ्रिक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज़ करेगी और लैम्डा हमारे पास डिक्रीज़ करेगा। और जितना इसके ऑपोजिट जाएंगे तो ऑपोजिट हो जाएगा। अब इनमें से अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो गैमा रेस की बन रही है। तो इन सारों में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, गैमा रेस की। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि चार्ज पार्टिकल्स इंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब आप लोगों ने याद रखना है स्टूडेंट्स कि अगर चार्ज परपेंडिकुलर इंटर करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब है कि एंगल होगा 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री एंगल होगा तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये साइन 90 हो जाएगा और फोर्स जो है वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी। जब फोर्स मैक्सिमम होगी तो पाथ जो है हमारे पास वो सर्कुलर होगा। तो 90 डिग्री पे जब चार्ज इंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। यही अगर चार्ज ने पैरेलल इंटर किया तो जब चार्ज पैरेलल इंटर करेगा एंगल हमारे पास 0 डिग्री हो जाएगा, फोर्स हमारे पास 0 हो जाएगी और पाथ जो है हमारा वो स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर यही मैं कहूँ कि चार्ज किसी और एंगल पे आता है, एनी अदर एंगल, तो फिर जो पाथ है हमारा वो हेलिकल होगा। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों ने याद रखनी है कि अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो पाथ सर्कुलर होगा, अगर चार्ज पैरेलल एंटर करेगा तो पाथ स्ट्रेट होगा, और अगर इसके अलावा कोई और एंगल हुआ तो पाथ हेलिकल होगा। यहाँ पे क्योंकि परपेंडिकुलर लिखा हुआ है तो ये सर्कुलर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि लेंज़ेस लॉ इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ, तो इसका आंसर है एनर्जी। कैसे एनर्जी, तो लेंज़ेस लॉ ने कहा था कि मैकेनिकल एनर्जी जो है, लेंज़ेस लॉ ने कहा था कि मैकेनिकल एनर्जी जो होगी हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट सवाल है कि वैल्यू ऑफ एसी सोर्स इज 14.1, देन आरएमएस पोटेंशियल इज। तो स्टूडेंट्स आरएमएस पोटेंशियल जिसको हम रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल कहते हैं वो इक्वल होता है मैक्सिमम पोटेंशियल बाय √2 के। यहाँ पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल एसी का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14.1। ठीक है, और √2 का आंसर होता है 1.4, तो 1.14 डिवाइडेड बाय 1.4 का आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 वोल्ट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है। नेक्स्ट सवाल है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, वो होता है वेबर।
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होता है वो होता है फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया, और फ्लक्स डिवाइडेड बाय एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट जो होता है वो हमारे पास टेस्ला होता है। तो फ्लक्स डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, टेस्ला होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट सवाल है, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ व्हेन करंट इन अ सोलेनॉइड इज डिक्रीज्ड, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड करंट होगा। ठीक है, क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट अगर हमने फाइंड करना है तो स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट डिपेंड करता है कि अप्लाइड करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है या फिर अप्लाइड करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है। अगर अप्लाइड करंट इंक्रीज कर रहा हुआ तो लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इंड्यूस करंट अपनी कॉज को अपोज करेगा, तो वो कॉज क्योंकि करंट का ज़्यादा होना था तो वो उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट को ऑपोजिट फ्लो कराएगा। तो इंड्यूस करंट विल फ्लो ऑपोजिट टू अप्लाइड करंट। और अगर अप्लाइड करंट डिक्रीज हो रहा था तो लेंज़ेस लॉ के हिसाब से अपनी कॉज को वो अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट को इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड करंट मूव कराएगा। ठीक है, तो अगर अप्लाइड करंट इंक्रीज हो रहा हुआ तो इंड्यूस करंट ऑपोजिट होगा, और अगर अप्लाइड करंट डिक्रीज हो रहा हुआ तो इंड्यूस करंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड करंट होगा। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट्स हमारे पास कि व्हेन डीसी पासिस थ्रू इंडक्टर फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल इज। अच्छा, अब ये है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सारा मसला है वो इस डीसी का लिखा हुआ है कि जब डीसी को हम एक पास करेंगे तो क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इंडक्टर के थ्रू मैं एसी को पास करूं, ठीक है, तो उसकी वजह से सेल्फ इंडक्शन होती है, और सेल्फ इंडक्शन की वजह से एडिशनल रेजिस्टेंस आती है जिसको हम रिएक्टेंस कहते हैं, XL से जिसे हम लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम पास ही डीसी करते हैं। तो स्टूडेंट जब हम डीसी पास करेंगे तो डीसी जो है वो कोई सेल्फ इंडक्शन नहीं करेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और डीसी के केस में फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़ीरो होती है। तो XL क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी के, तो XL भी ज़ीरो हो जाएगा। और ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड विल एक्ट एज अ नॉर्मल वायर, और नॉर्मल वायर के पास सिर्फ क्या होती है, रेजिस्टेंस। तो इट विल बी एक्टिंग एज अ नॉर्मल रेजिस्टर। ये सोलेनॉइड के तौर पे काम नहीं कर रहा होगा, ये सिर्फ एक रेजिस्टर के तौर पे काम कर रहा होगा। और रेजिस्टर के अंदर पोटेंशियल और करंट जो होते हैं वो इन फेज होते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल और करंट आर इन फेज। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए बनता है हमारा। नेक्स्ट सवाल है, वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ नेगेटिव चार्ज दैट एंटर्स परपेंडिकुलर इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर है 0। क्यों 0? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है QVB साइन थीटा, दिस इज बेसिकली अ सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। और सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क डन जो है वो हमेशा 0 होता है क्योंकि वो पाथ को बेंड कर रही होती है, वो ना ही बॉडी के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स लगा रही होती है, ना ही ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन फोर्स लगा रही होती है। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, कोई वर्क डन नहीं करती। तो इसका वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट सवाल है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस पावर लॉसेस इन अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिसिटी डैश ट्रांसफार्मर इट यूज इन ग्रिड स्टेशन। इसका आंसर है स्टूडेंट्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है। क्या होता है जी, इस तरह होता है कि अगर ये हमारे पास ग्रिड स्टेशन है, ये हमारा ग्रिड स्टेशन है, इसके आगे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि स्टेप अप पोटेंशियल को इंक्रीज कर देगा और करंट को डिक्रीज कर देगा। करंट को डिक्रीज करने से फ़ायदा ये होगा कि ट्रांसमिशन लाइन में जो हीट बन रही है I²RT के फॉर्मूले से, तो करंट जितना कम होगा हीट भी उतनी कम बनेगी। फिर बाद में हम इसको दोबारा से स्टेप डाउन करते हैं, मतलब कि पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, करंट को इंक्रीज कर देते हैं, और फिर ये हमारे होम्स और ऑफिसेस में आ जाती है।
ठीक है, तो इसलिए हम ग्रिड के पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं और घर के पास दोबारा से स्टेप डाउन यूज़ करते हैं, ताकि ट्रांसमिशन लाइन में जो है वो हमारे पास पावर लॉसेस कम हो। नेक्स्ट सवाल है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इन एसी सर्किट इज। स्टूडेंट्स, पावर ऑफ एसी सर्किट इक्वल होती है VRMS IRMS कॉज ऑफ थीटा, और ये कॉस थीटा जो है ना, ये अलग से जो कॉस थीटा है, दिस इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर सिर्फ इक्वल होता है कॉस थीटा के। हमें पता है कि कॉस थीटा का मैक्सिमम पॉसिबल आंसर 1 आ सकता है और मिनिमम पॉसिबल आंसर 0 आ सकता है। तो पावर फैक्टर का मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है? 1। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, नेगेटिव चार्ज एंटरिंग पैरेलल टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल ओनली एक्सपीरियंस। अच्छा जी, अब अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास नॉर्थ पोल बना हुआ है, ये हमारे पास साउथ पोल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी इस तरफ जा रही है। अगर एक चार्ज एंटर करता है पैरेलल टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि इस केस में एंटर कर रहा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगी। इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगेगी? EQ के इक्वल लगेगी। और इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अगर मैं फाइंड करूं तो वो हो जाएगी QVB साइन ऑफ 0। तो इस सारे का आंसर आ जाएगा 0। मतलब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। तो इट विल एक्सपीरियंस ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन फेरेडे लॉ की एप्लीकेशन है और फेरेडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट सवाल है, विथ इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस स्टूडेंट्स इक्वल होती है ओमेगा एल के, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2πf इंटू एल, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है 1 ओमेगा सी के, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2πf इंटू सी। इस हिसाब से इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी करने से इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज होगी, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज होगी। तो इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शन नंबर सी बनता है हमारा। नेक्स्ट सवाल है कि अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंटर्स द सेम मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद इक्वल स्पीड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द मैग्नेटिक फोर्स कॉजेज देम टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ विच विल हैव अ ग्रेटर रेडियस। तो स्टूडेंट्स, रेडियस की 4-5 इक्वेशन है। सबसे पहली है mv/qb, दूसरी है p/qb, तीसरी है √2mke/qb। अब इन तीनों में से हमने डिसाइड किस बेसिस पे करना है कि जिसके अंदर स्पीड मेंशन हो। तो वो पहली इक्वेशन है। तो ये अगर कांस्टेंट है तो हम देखेंगे कि R और M का डायरेक्ट रिलेशन बनेगा क्योंकि चार्ज सेम है। तो मैस ऑफ प्रोटॉन क्योंकि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, इसलिए रेडियस ऑफ प्रोटॉन भी जो है वो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन का रेडियस विल बी ग्रेटर। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि आइडियल स्टेप्ड अप ट्रांसफार्मर इज डिलीवरिंग अ पावर ऑफ 1000 वॉट। डिलीवरिंग, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलीवरिंग कर रहा है, ठीक है, मतलब ये आउटपुट है। इफ प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू EMF सोर्स ऑफ 250 वोल्ट, करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल इज। अच्छा जी, अब हमें पता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर और आउटपुट पावर इक्वल होती है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट पावर इक्वल होती है। अब इनपुट पावर को मैं लिख सकता हूँ VP/IP और आउटपुट पावर यहाँ पे हमें डायरेक्टली दी हुई है 1000 वोल्ट। IP अगर हमने फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई VP, और प्राइमरी कितना है 250, ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर डी 4 एम्पेयर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एन AC सोर्स डिलीवर्स अ करंट ऑफ दिस मच while the voltage is this correspond to purely dash। अच्छा, अब यहाँ पर कहा हुआ है कि जब पोटेंशियल का एंगल थीटा था
तो करंट जो था वो थीटा प्लस 90 डिग्री था। मतलब कि इन शॉर्ट करंट जो है वो लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री। और करंट किस में लीड करता है? कैपेसिटिव सर्किट में लीड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा करंट लीड कर रहा है, तो दिस इज अ कैपेसिटिव सर्किट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्ट्स ऑन स्टेशनरी चार्ज। ये बात गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे स्टेशनरी हो, चाहे पैरेलल मूव करो, चाहे परपेंडिकुलर मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल चार्जेस। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ओनली एक्ट ऑन स्टेशनरी चार्ज, ये बात भी गलत है। मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर V हमारे पास ज़ीरो हो गया तो फोर्स भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्जेस पे नहीं एक्ट कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स ओनली ऑन एक्ट्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ये बात भी गलत है। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तमाम चार्जेस पे एक्ट करती है। और आखिरी है मैग्नेटिक फील्ड ओनली एक्ट्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो ये वाली बात ठीक है कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ उन चार्जेस पे एक्ट करेगी जो कि मूव कर रहे होंगे। टर्न रेशो क्या होता है? सबसे पहले ये समझने की बात है, टर्न रेशो होता है स्टूडेंट्स हमारे पास NS ओवर NP। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्न रेशो हमें दिया हुआ है 2। अब पोटेंशियल होता है सेकेंडरी पोटेंशियल बाय प्राइमरी पोटेंशियल इज इक्वल टू सेकेंडरी के टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी के टर्न्स। यहाँ पर जो प्राइमरी की वोल्टेज दी हुई है वो हमें दी हुई है 100 और टर्न रेशो हमें दिया हुआ है 2। ये जब 100 ऊपर जाएगा तो सेकेंडरी की वोल्टेज आ जाएगी 200 वोल्ट, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बनता है। नेक्स्ट सवाल है, एट जीरो फ्रिक्वेंसी आइडियल कैपेसिटिव सर्किट विल बिहेव एज। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं एक्स सी की, ये एक्स सी इक्वल होता है 1 ओवर ओमेगा सी। ये हो जाएगा जी 1 ओवर 2 पाई एफ इंटू सी। तो एक्स सी का एफ के साथ इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर डीसी की बात करें तो डीसी में फ्रिक्वेंसी होती है 0। क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन है तो एक्स सी हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब कि इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो जब कोई करंट भी ना फ्लो कर रहा हो तो उसको हम कहते हैं कि ये ओपन सर्किट है। तो इसमें ये एक्ट करेगा एज अ ओपन सर्किट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट्स। इसमें से हमने बताना है कि किसके यूनिट सेम है। मैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंडक्टेंस। मैग्नेटिक इंडक्शन का टेस्ला यूनिट है, मैग्नेटिक इंडक्टेंस का हेनरी यूनिट है। मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसका भी टेस्ला यूनिट है, इसका भी टेस्ला यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर यूनिट है, और सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला यूनिट है। तो ये जो बी ऑप्शन है, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इनके सेम यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि कंसिडर अ बार मैग्नेट फॉल्स इनटू अ मेटालिक रिंग, बिफोर एंटरिंग इनटू द रिंग इट्स एक्सेलरेशन ऑफ फॉल इज। अच्छा जी, अब क्या है कि एक रिंग है हमारे पास, एक मैग्नेट है और एक रिंग है, ये इसमें गिरना चाह रहा है। अब लेंजिस लॉ के मुताबिक ये रिंग जो है ये इसके फॉल को अपोज करने के लिए ऊपर नॉर्थ पोल बनाएगा, नीचे साउथ पोल बनाएगा। ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मैग्नेट की स्पीड स्लो हो जाएगी। अगर स्लो हो गई तो इसकी एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन जी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी लेस देन जी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम ये कंसिडर कर लें कि रिंग ऊपर पड़ा हुआ है और मैग्नेट नीचे जाना चाह रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर मैग्नेट इससे दूर जा रहा है तो भी ये रिंग इसको अट्रैक्ट करने के लिए नीचे नॉर्थ बनाएगा, ऊपर साउथ बनाएगा। ये अट्रैक्ट होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी और इस पॉइंट पे भी इसकी एक्सेलरेशन लेस देन जी होगी। तो चाहे मैग्नेट जो है वो ऊपर से फॉल करे या नीचे से दूर जाए, दोनों केसेस में जो एक्सेलरेशन होगी वो लेस देन जी ही कंसिडर होगी। नेक्स्ट सवाल है, इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट व्हेन द फेज करंट एट सर्टेन टाइम टी इज 120 डिग्रीज, फेज पोटेंशियल एट द सेम टाइम इज। अच्छा जी, अब
कैपेसिटिव सर्किट में स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि कैपेसिटर में करंट जो है वो लीड करता है बाय 90 डिग्रीज, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल करंट का किसी टाइम पे फेस जो है वो 120 डिग्रीज था, तो पोटेंशियल जो होगा वो 120 माइनस 90 डिग्रीज हो जाएगा। तो 120 माइनस 90 बनता है हमारे पास 30 डिग्रीज, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बनता है। नेक्स्ट सवाल है कि अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम ईस्ट इज डिफ्लेक्टेड इन एंटी क्लॉकवाइज पाथ। इफ द सेम पार्टिकल एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम वेस्ट इट विल मूव इन अ। तो स्टूडेंट इस तरह है कि लेट से मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव, वो इनवर्ट फील्ड में इंटर होता है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज इनवर्ट फील्ड में इंटर हुआ तो राइट हैंड रूल लगाने से पता चलेगा कि इसका मोशन इस तरह का होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इसी चार्ज को मैं लेफ्ट से इंटर कराऊं, राइट से सॉरी, और इसकी फोर्स फाइंड करूं तो इसका पाथ भी ऐसा होगा। यानी कि ये दोनों पाथ जो हैं ये क्या हैं, एंटी क्लॉकवाइज हैं। इससे हमें ये पता चला कि एक चार्ज, सिमिलर चार्ज एक फील्ड में किसी भी साइड से इंटर हो, इट विल ऑलवेज परफॉर्म सेम मोशन। तो अगर वो ईस्ट से आके एंटी क्लॉकवाइज परफॉर्म कर रहा है तो वो वेस्ट से आके भी एंटी क्लॉकवाइज ही परफॉर्म करेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ मेटालिक रिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अच्छा जी, तो इसका आंसर है जी हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, किस तरह से कि ईएमएफ इक्वल होती है -n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अच्छा जी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे तो डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी कर रहा है, और ओरिएंटेशन पे किस तरह कर रहा है कि अगर लेट से कॉइल ऐसे पड़ा हुआ तो ज़्यादा लाइंस पास होंगी, ठीक है, और अगर कॉइल बिल फर्स ऐसे करके पड़ा हुआ तो लाइंस नहीं पास होंगी। तो ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या इस इक्वेशन में कहीं पे भी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है? तो आंसर है नहीं आ रही। लेकिन यही अगर करंट का पूछा होता तो करंट जो है स्टूडेंट्स वो होता है ईएमएफ बाय आर। तो करंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पे डिपेंड करेगा और इन सारी चीज़ों पे भी करेगा, जबकि पोटेंशियल जो है ईएमएफ वो इन पे करेगी लेकिन रेजिस्टेंस पे नहीं करेगी। नेक्स्ट है जी ऐसा यूनिट ऑफ रिएक्टेंसेस। तो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस सबका एक ही यूनिट होता है और क्या होता है? ओहम होता है। नेक्स्ट सवाल है कि द रिलेशन बी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल मेजर्ड बिटवीन। तो ये स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखें, जब भी आपके पास वेक्टर एरिया होगा तो वेक्टर एरिया के लिए जो हम फ्लक्स की इक्वेशन यूज करते हैं वो करते हैं बी ए कॉस थीटा, और जब भी सरफेस एरिया दिया होता है तो सरफेस एरिया के लिए जो हम फ्लक्स की इक्वेशन यूज करते हैं वो करते हैं बी ए साइन थीटा। तो अगर हम बी ए कॉस थीटा यूज कर रहे हैं तो इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। ठीक है, तो इसमें हमने सेलेक्ट करना है कि इट इज एंगल मेजर्ड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये सी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास कि द एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू एम्पेयर लॉ इक्वल होता है किसके? ईएमएफ के। और ईएमएफ का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस इज मैक्सिमम व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज। तो स्टूडेंट इस तरह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स तब मैक्सिमम होगा जब हमारे पास सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर होगी, सरफेस इज परपेंडिकुलर, या फिर वेक्टर एरिया इज पैरेलल। क्योंकि जब भी वेक्टर एरिया पैरेलल होता है, फॉर एग्जांपल इसमें अगर मैं वेक्टर एरिया ड्रॉ करूं तो वेक्टर एरिया ये बनेगा।
तो जब देखिए वेक्टर एरिया पैरेलल था तो सरफेस जो थी वो परपेंडिकुलर थी। तो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ सरफेस नहीं, यहाँ पे सरफेस का जिक्र हुआ है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कॉइल ऑफ 200 टर्न्स एक्सपीरियंस अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम 0.1 वेबर टू 0.5 वेबर, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टूडेंट्स इक्वल होता है n डेल्टा फाई बाई टी के। यहाँ पर n जो है वो हमें दिया हुआ है 200, ठीक है। फ्लक्स का चेंज दिया हुआ है 0.5 माइनस 0.1 और टाइम हमें दिया हुआ है 1। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 0.4 जो कि बन जाएगा हमारे पास 80। तो 80 वोल्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि एम मीटर रीड्स 10 एम्पेयर करंट व्हेन अ डायरेक्ट करंट इज पास थ्रू अ सोलेनॉइड, व्हेन द सेम सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू अ 10 एम्पेयर एसी सोर्स, एम मेयर रीडिंग विल बी। अच्छा जी, अब इस तरह है स्टूडेंट, सवाल में ये पूछा है कि एम मीटर 10 एम्पेयर करंट पास शो करता है जब डायरेक्ट करंट उसमें से पास हो रहा होता है। तो जब सेम सोलेनॉइड में से 10 एम्पेयर एसी होगा तो फिर कितना वो शो करेगा। तो इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स कि जब हम एसी पास करेंगे तो एसी की वजह से, ये आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि रिएक्टेंस आ जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंस होती है 2 पाई एफ एल। तो एसी के पास क्योंकि फ्रिक्वेंसी होती है तो एक्सएल आ जाएगा। एक्सएल क्या होता है? रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ करंट। तो जितना ज़्यादा फ्लो ऑफ करंट की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना कम करंट फ्लो करेगा। तो इसका आंसर है लेस देन 10 एम्पेयर। अगर डीसी में वो 10 एम्पेयर को पास कर रहा था तो एसी में, सॉरी हाँ, डीसी में अगर वो 10 एम्पेयर को पास कर रहा था तो एसी में वो अब लेस देन 10 एम्पेयर को फ्लो करवाएगा। नेक्स्ट सवाल लीजिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पासेस थ्रू द स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स अगर एक स्क्वायर की साइड जो है वो 20 है तो उसका एरिया जो होगा वो होगा 20 इंटू 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास, बल्कि ये 20 सेंटीमीटर है तो हम इसको 0.2 इंटू 0.2 लिख देते हैं। तो ये 0.2 इंटू 0.2 हो जाएगा 0.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल होता है बी ए के। तो बी ए हमारे पास, बी जो है वो 0.5 है, ए जो है वो हमारे पास 0.04 है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.02 जो कि बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि द इक्वेशन डेल फ्लक्स ओवर टाइम द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स। तो इसमें जो नेगेटिव साइन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास लेंज़ेस लॉ को शो करता है। इसके अलावा इसका एक और ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि लेंज़ेस लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और इसका एक और आंसर भी हो सकता है कि नेगेटिव साइन जो है वो हमें इंड्यूस्ड करंट शो करता है, क्योंकि कभी कभार हमने अप्लाइड और इंड्यूस दोनों लगाए हुए होते हैं। तो ये नेगेटिव साइड शो करता है कि ये अप्लाइड वाले की बात नहीं हो रही, ये इंड्यूस वाले की बात हो रही है। नेक्स्ट सवाल है, इन अ प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय। तो स्टूडेंट्स रेजिस्टर की अगर बात की हो तो फेज डिफरेंस 0 होता है या करंट एंड पोटेंशियल आर इन फेज। अगर इंडक्टर की बात की हो तो पोटेंशियल लीड करता है बाय 90 डिग्री, और अगर कैपेसिटर की बात की हो तो करंट लीड करता है बाय 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें पता होनी चाहिए कुछ बातें। यहाँ पर है जी कैपेसिटर की बात हुई है आखिरी वाले की, तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ फिक्स लूप कैन बी डबल्ड बाय। तो इसका आंसर है कि फ्लक्स इक्वल होता है बी ए कॉज ऑफ थीटा पे। थीटा कांस्टेंट रख के या तो बी को डबल करना पड़ेगा
या तो ए को डबल करना पड़ेगा। इन दोनों ऑप्शंस के थ्रू हम फ्लक्स को डबल कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के साथ फ्लक्स का डायरेक्ट रिलेशन है। तो हाफ करने से मैग्नेटिक फील्ड को फ्लक्स हाफ हो जाएगा, इससे फ्लक्स हाफ हो जाएगा। cos 60 लगाऊंगा अगर, तो cos 60 भी हाफ होता है, इसको करने से भी हाफ हो जाएगा। प्लेन अगर पैरेलल हो गया तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 0 होता है। तो एरिया को अगर डबल करूंगा तो एरिया को डबल करने से फ्लक्स भी डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एरिया को डबल करने से फ्लक्स डबल हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले संडे टेस्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।